नमस्कार, स्वागत है आपका उद्योग शास्त्र में। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 2023 में जो एसएससी जीएसटी की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो 100 नंबर का हिंदी पूछता है। तो प्रीवियस ईयर में अलग अलग परीक्षाओं में जो हिंदी ग्रामर से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे एक जगह कंपाइल करके पढ़ लेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपके परीक्षाओं में प्रश्न मिलते जुलते या हूबहू वही आ जाते हैं। मैंने भी इसी तरह तैयारी किया था और इस समय मेरा सिलेक्शन हुआ है सीएचई में। मैं बिहार में पोस्टेड हूँ, इसी बार सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह पढ़िए, आपका सिलेक्शन एकदम आश्वस्त होइए, एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपका कम नंबर नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी को ध्यान में रख के ही ये लोग रिजल्ट बना रहे हैं। जैसे इस बार जो 80 नंबर से कम पाया था, आपका बता देता हूँ, वो जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। 80 नंबर से कम जो 100 नंबर में से पाया था उसका मेंस का जो मार्क्स से कितना भी पाया डजंट मैटर, काउंट ही नहीं किया गया है। तो आपको कम से कम 80 प्लस लाना होगा 100 में, तब जाके आपका बात बनेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? आप देखिए हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है और तथा क्या है, उसमें व्यंजन आते हैं। ये सारे के सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, इट्स वेरी इजी, कितने हैं? 33 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक के 5 व्यंजन। ठीक है, प्रत्येक के 5 व्यंजन के 25 व्यंजन। जैसे आपके क्या बोलते हैं कि स्पर्श व्यंजन ये कहे जाते हैं। 5 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होते हैं और 5 होते हैं तो 25 होते हैं। 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। य र ल व। य र ल व क्या है? सीधा क्वेश्चन पूछता है, अंतःस्थ व्यंजन कौन है? ठीक है, और 4 क्या होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, का स श ह स श श ह, ये आपका क्या बोलते हैं? उसमें व्यंजन है। और उसके बाद इस प्रकार कुल कितने व्यंजन हो गए? 33 मूल व्यंजन हो गए। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिप्त व्यंजन, इसको याद रखिएगा। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 होते हैं, ड़ और ढ, दोनों उच्छिप्त व्यंजन है। तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्री होता है, त्र होता है और उसके बाद से क्या होता है? ज्ञ होता है और स्र होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते चलिएगा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। वही बात है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 है, जो इस प्रकार है। देख लीजिए यहाँ बढ़िया से। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। एक चीज एक कंफर्म हो गया। अब क से प वर्ग तक कुल 25 हैं। क ख ग अंग, ए 5 हो गया, च छ ई या 5 हो गया, ऐसे ही 25। ठीक है, फिर अंतःस्थ व्यंजन जो है यार अलावा ये 4 हो गए, उसमें व्यंजन 4 हो गए। उसके बाद से अंतःस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। एक नाम और आ गया, पूछा जाता है अर्धस्वर व्यंजन कौन है? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है वही क्या है? अर्धस्वर व्यंजन भी है। ठीक है, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी आया था ना, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ठीक है, 25 है अस्पर्श व्यंजनों की। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वर्ण को माना जाता है। भाई वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा का। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर बोलिए। सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। भाषाविदों ने वर्ण के 3 भेद बताए हैं। एक प्रथम स्वर, प्रथम क्या है? स्वर, वर्ण या अक्षर, अ इ ई उ ऊ। ठीक है, फिर व्यंजन बताए हैं, व्यंजन वर्ण या अक्षर बताए हैं, क ख ग अंग ऐसे करके बताए हैं जो। फिर 33 संयुक्त वर्ण बताए हैं या अक्षर, जो क्षत्रिय हो गया, त्र हो गया, स्र हो गया, ज्ञ हो गया। ठीक है, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ थे उसे शब्द कहते हैं। ठीक है,
अब वर्णों का जो सार्थक क्रम होगा, जो निश्चित अर्थ होगा, क्या बोलते हैं, अर्थ दे, उसे ही शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन, ठीक है, इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वही प्रश्न आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, कौन से मूल ध्वनि को, जिसका खंड नहीं हो सकता। अब वर्ण सबसे छोटी का इसलिए कहा जा रहा है कि इसका वो आप खंड कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, वस्तुतः वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कर्ण अर्थात कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ में आ गया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपका वर्ण है, जिसे आप अक्षर बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज मुझे कर रहा है। यूपी पीसीएस सीसेट एग्जाम 2022 में पूछा है। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका जो आंसर है ना, जो सही किया है वो आपका आंसर नंबर ए सही किया है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क वर्ण तालव्य नहीं है, यह कंठ के अंतर्गत आता है, ये तो बात सही है। ठीक है, तालव्य नहीं है, कंठ से बोला जाता है। जो स्पर्श व्यंजन क ख अंग ये कंठ से बोले जाते हैं। क अल्प प्राण वर्ण है, ये भी ठीक है। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग कंठ वर्ण तथा च वर्ग तालव्य वर्ण है। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, कुछ और पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। अब स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा में, तो स्वर की संख्या 11 होती है, 11 होती है। ठीक है, क्या क्या केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूल रूप में 11 है। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि रे ए ऐ ओ औ, ये कुल 11 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुस्वार, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुस्वार जो ये आपका अनुस्वार है, ठीक है, तथा विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, एवं अनुनासिक, इसको अनुनासिक बोलेंगे हैं, लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं अयोगवाह कहा माना जाता है। ठीक है, अब इस देखिए मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं आपके, लेकिन इन्हें अयोगवाह माना जाता है। कौन कौन, अनुस्वार है, विसर्ग है और अनुनासिक है। ऐसे मात्रा दे देता है केवल, कैसे मात्रा देगा, ऐसे करके मात्रा दे देगा, कहेगा अनुस्वार है कि विसर्ग है। ठीक है, ऐसे करके मात्रा दे देगा, बोलेगा अनुस्वार है कि विसर्ग है, या ऐसे करके मात्रा दे देगा, बोले अनुनासिक है क्या है और अयोगवाह है कि क्या है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। अब वर्ण बताइए, वर्ण की संख्या कितनी है कुल, तो वर्ण की संख्या कितनी है, तो कुल आपके वर्ण कितने हैं, आपके 54 है। आप जोड़िएगा ना कुल आपका, तो 54 आपके वर्ण आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मूलतः कितनी है, 52 है, जिसमें मूल स्वर 11 है। देखिए यहाँ जोड़ा जाए, अयोगवाह कितना है, 2 है, और मूल व्यंजन क्या है, 33 है। संयुक्त व्यंजन क्या है, 4 है, छत्री, छत्र, अज्ञा, स्र। ठीक है, अतिरिक्त द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, 2 है, अंग और ध, इसको हम लोग द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो कुल मिला जुला के आपके क्या कितने हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन गलत बताया था, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपके 52 होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि वर्ण के प्रकार होते हैं। अब वर्ण के प्रकार कौन कौन से ऐसे बताइए। ठीक है, तो वर्ण के प्रकार क्या क्या होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह चीज अभी हम लोग पढ़े हैं। वर्णों को स्वर, व्यंजन व अयोगवाह के रूप में माना जाता है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये भी बात सही है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे हर्ष स्वर, प्लुत स्वर, हर्ष स्वर के प्रकार है तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं। अब ये आगे चीजें हम लोग एक्सप्लेन करके और देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। जब व्यंजन और स्वर दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग बनाएंगे तो वो क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, कैसे होता है आइए देखते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर
जिनका क्षरण न हो। अक्षर किसे कहेंगे? जिनका क्षरण न हो कहते हैं। मतलब व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम लोग अक्षर कहते हैं। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। ध्वनि जो है व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। ये चीजें अभी पढ़े हम लोग, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। इट्स वेरी इजी, ये तो सबसे आसान है। वर्णमाला किसे कहेंगे भाई? वर्णमाला किसे कहेंगे? तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? वर्ण या अक्षर, देखिए वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए ना भाषा के सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। चीजें अभी हम लोग पढ़े हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि, हिंदी में हम लोग देवनागरी लिपि चलाते हैं। प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह है, 33 आपके व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं, ठीक है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्णों का समुदाय होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो इट्स वेरी इजी, वर्णमाला कहते हैं भाई। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। भाई सही बात है, वर्ण या अक्षर सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। सही बात है। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन? स्वर और व्यंजन, यही ना होती है। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के। स्वर वे हैं, स्वर क्या है? जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चरित हो। ऐसे पूछ सकता है, जो बिना किसी अन्य की सहायता से बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और आ ई बिना किसी सहायता से बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन कौन है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सकता है। मतलब व्यंजन जब भी होगा ना, क, देखिए इसमें ई ओ आ रहा है, ख ओ आ रहा है ना, तो व्यंजनों की मतलब जिनका उच्चारण दूसरे की सहायता से होती है वो व्यंजन होते हैं, और जिनका उच्चारण दूसरे की सहायता से नहीं होती है वो क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। समझ में आ गया? आगे चलिए। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक जब वर्णों का मेल होता है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं भाई। सही बात है। एक से अधिक वर्णों का जब मेल होगा तो उसे अक्षर हम लोग बोलेंगे। देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वस्तुतः स्वतंत्र वर्णों को स्वर तथा स्वरों पर आश्रित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। भाई व्यंजन स्वरों पर ही तो आश्रित होगा, बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जाएगा। व्यंजन एक से अधिक वर्णों से बना होता है, जैसे क, ख, प, म इत्यादि। अब देखिए, में क में क्या है? अ जुड़ा हुआ है, ख में अ है, प में अ है, म में अ है। 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द तथा वर्णों के समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जो लिपि चिन्ह होते हैं, इनका जो क्रमबद्ध समूह होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए कितना प्रकार से पूछ रहा है। वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। एक बार कह रहा है वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? जो क्रम में समूह होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो कितने इसी को बोल रहा है घुमा के, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण ना हो सके। ये तो कई बार आ सकता है, आ गया, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सके, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल रट्टा मार जाइएगा, यही सब पूछता है आपका, ठीक है। छोटी इकाई को कहते हैं वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला आपका है
कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, स्वर बोलते हैं भाई। स्वर ही तो सहायता करता है व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उस और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर। उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों का मेल होता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। सही बात है। विसर्ग क्या है? देखिए विसर्ग का एक ऐसे चिन्ह बनाते हैं। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है, ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घ, अघोष, महापारा या अल्पप्राण। तो आपके क्या होते हैं? सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण में अंतर बता दिया। अल्पप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। कैसे निकलती है? हकार जैसी। महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि क्या कर रहा है? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। अल्पप्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है और महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि क्या होती है? निकलती है, ठीक है। आई कह रहा है कि अल्पप्राण वर्गों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। जो अल्पप्राण के वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में कम हम लोग बल लगाते हैं। महाप्राण, महा मतलब देखो ज्यादा होता है, महान होता है, ऐसे याद रखना। महाप्राण वर्णों को उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है क्योंकि श्वास अधिक निकलता है, ठीक है। महा मतलब ज्यादा। सभी स्वर, वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा व पांचवा व अंतः सब व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। याद कर लेना, सभी जो आपके स्वर हैं 11 है ना, और जो आपके स्पर्श व्यंजन है कितने हैं? 25 होते हैं। तो 25 में से कितना? पहला, तीसरा, जैसे क ख ग घ अंग होता है तो क पहला हो गया, ग तीसरा हो गया, अंग क्या हो गया? पांचवा हो गया। तो सभी ये 5 या 25 होते हैं ना, तो सभी स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा, पांचवा आपके क्या हो गए? ये आपके अल्पप्राण हो गए। अंतः सब व्यंजन जो होते हैं ये आपके अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा, जैसे क ख ग अंग है ना, तो ख हो गया और घ हो गया, ठीक है। ये आपके महाप्राण है। सभी उष्म व्यंजन स ऐसे करके आ रहा है, 4 होते हैं। ये आपके क्या हो गए? महाप्राण हो गए। तो इनको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? अब जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं आप बताइए? 11 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या 2 होते हैं? कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 4 है, अ ई उ ऋषि रे, ये सब ह्रस्व मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब दीर्घ देखिए, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, 4 ह्रस्व है ना, याद रखिएगा। अब दीर्घ कौन सा है? इसमें से ढूंढिए कौन सा दीर्घ है। तो आपका क्या बोलते हैं? आ क्या है? आपका दीर्घ स्वर है। आ आपका दीर्घ स्वर है, आ, ठीक है। अब देखिए, हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 है, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी? 11 है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ ई उ ऋषि रे 4 आते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आ ई उ 3 होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 3, ये 3 है। तथा संयुक्त स्वर क्या क्या है? ए ऐ ओ एव औ। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। अब तो अभी पढ़ा है, अभी आप बता दीजिए दीर्घ स्वर कौन है। तो दीर्घ स्वर आपकी क्या है? देखिए, ये आपके क्या बोलते हैं? ये आपका संयुक्त स्वर है, ये आपका संयुक्त स्वर है, ये आपका ह्रस्व स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आ ई उ दीर्घ स्वर है आपका, अ ई उ ऋषि रे ह्रस्व स्वर है, ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। आपको तो याद हो जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब देखिए मूल दीर्घ स्वर यहाँ कर रहा है, दीर्घ स्वर की बात कर रहा था, अब मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है आप देखिए, तो मूल दीर्घ स्वर आपका वो नहीं है। ठीक है, बाकी सबके सब आपके मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, वो क्यों नहीं है आइए देखते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध का होता है, मतलब स्वर अपने आप ही उच्चारण होते हैं, इसमें किसी भी और अक्षर की जरूरत नहीं होती है। और ऋषि ह्रस्व स्वर है, आ ई उ दीर्घ स्वर है, और ए ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पे सीधी सीधी कहा जा रहा है ये आपका संयुक्त स्वर है ना, देख रहे हैं, ये आपका संयुक्त स्वर है, बाकी ये क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे, बाकी ये दीर्घ स्वर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लुत स्वर कौन सा है? एक नया क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो ओम जो होता है ना, इसे प्लुत स्वर कहते हैं, ऐसे ओम लिखा जाता है, देख लीजिए, इसे प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, ओम प्लुत स्वर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, शेष त्रुटिपूर्ण है, ओम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे, इसके 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत कहते हैं। इसका उच्चारण इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में हम लोग इसको नहीं करते हैं। ठीक है, वैदिक भाषा में एवं नाटक आदि संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। तो लगभग ये लुप्त सा हो गया, प्लुत स्वर का प्रयोग अब नहीं होता है। तो इस पर हालांकि याद रखिएगा, प्लुत स्वर ऐसे लिखते हैं, इसका सही लिखावट ऐसे होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आ गया ना, तो प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से ज्यादा या अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। ठीक है, सबसे ज्यादा भाई देखो 3 तरह के स्वर है, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है और एक प्लुत हो गया। ठीक है, एक प्लुत भी आ गया इसमें, और उसके बाद से एक संयुक्त स्वर भी आप पढ़े हो। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर से ज्यादा इसमें लग रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। कह रहा है कि प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 अंक का लगाया जाता है, जैसे ओम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, संवाद आदि लिखते समय पुकारने, चीखने इत्यादि का भाव प्रकट करने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। भाई देखो 2 मात्राओं से अधिक समय इसमें लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलेंगे। ठीक है, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओम इत्यादि। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि 3 मात्रा लगाया जाता है, तो त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। हम लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और जो चीज़ें पूछी जाती है मैं वही केवल पढ़ाऊंगा, केवल आप पढ़ते रहिए और कहीं नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ऐसे ही और शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।